वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक उन्नयन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की स्टडी करेंगे। पिछले टर्न पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी कम टू क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और वी कैन से एबिलियोस्कोपी। तो हम देखते हैं कि क्वथनांक उन्नयन क्या है और इससे हम विलय के अणुभार की गणना किस तरीके से कर सकते हैं। ताप बढ़ाने पर हम जानते हैं कि प्रत्येक द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है। इस प्रकार जब ताप वृद्धि करते करते द्रव का दाब वायुमंडलीय के दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं क्वथनांक वो तापक्रम है जिस पर किसी द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। The boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. किसी अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब हमने पढ़ा था शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। The vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of pure solvent. तो इसका मतलब क्या हुआ? विलायक की अपेक्षा विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब कम है, तो उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी विलायक की अपेक्षा विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। The boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent. विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक का ये जो अंतर है ये कहलाता है क्वथनांक उन्नयन या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये जो क्वथनांक उन्नयन है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एक अणुसंख्यिक गुणधर्म है तथा किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसमें घुले विलय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसमें घुले विलय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। The boiling point elevation is directly proportional to the amount of solute present in the solution. अतः हम कह सकते हैं कि ये एक अणुसंख्यिक गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए कैसे। यहाँ चित्र में विलायक और अलग अलग सांद्रताओं के दो विलयन लिए, विलयन 1 और विलयन 2, और उनके ताप और वाष्प दाब के बीच में आरेख बनाए गए। तो हमें नियमित और समानांतर वक्र प्राप्त होते हैं। चित्र के अनुसार विलायक तथा भिन्न भिन्न सांद्रताओं के दो विलयनों के वाष्प दाबों तथा तापों के मध्य आलेख खींचने पर नियमित तथा समानांतर वक्र प्राप्त होते हैं। अब यदि आप देखिए ग्राफ में रेखा पीसी वायुमंडलीय दाब को निरूपित करती है, वायुमंडलीय दाब को रिप्रेजेंट करती है, एक एटमॉस्फेयर, और टीबी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। T1 और T2 विलयन 1 और विलयन 2 के क्वथनांक हैं। P1 और P2
विलयन 1 और विलयन 2 के वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। देखिए, हमने क्या माना कि चित्र के अनुसार शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P1। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये दाब बढ़ता जाता है और TB ताप पर ये जाकर एक वायुमंडलीय हो जाता है। तो TB क्या हुआ? ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट हुआ। विलयन 1, इसमें हमने विलायक में विलय मिला दिया तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। कितना हो गया वाष्प दाब? P1 हो गया। वाष्प दाब कितना हो गया? P1 हो गया। अब ये धीरे 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 बढ़कर T1 टेम्परेचर पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ तो T1 विलयन 1 का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट हुआ। इसी तरीके से दाब इसका और कम हो गया, P2 हो गया। जब हमने विलय पदार्थ और मिला दिया 2 सॉल्यूशन, अब ये T2 टेम्परेचर पर बढ़कर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है, यानी सेकेंड विलयन का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कितना हो गया? T2। अब ये जो वक्र है DB EC, इनको हम समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में मान सकते हैं। कब? जब विलयन बहुत तनु हो। When the solution is very dilute, these curves can be assumed as parallel straight lines। और यदि हम इनको समानांतर रेखाओं के रूप में माने तो आप देखिए त्रिभुज, इसमें फिगर में देखिए ACE, दिस ACE और ABD ये आपस में समरूप होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कौन से? ACE ये बड़ा वाला और ABD यानी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का सेकंड सॉल्यूशन के साथ और सॉल्वेंट का फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ। कब? जब हम ये मान लें कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है और BD लाइन और CE लाइन एक दूसरे के समानांतर हैं या पैरेलल हैं। ठीक है। अब क्योंकि ACE और ABD आपस में समरूप हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? AC/AB। देखिए कहाँ है AC/AB? AC/AB ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा AE/AD। AE/AD। अब AC किसके बराबर है? देखिए AC है T2 माइनस TB के बराबर। फिगर AC T2 माइनस TB और AB है T1 माइनस TB, T1 माइनस TB। AE ये है P माइनस P2 और AD इज P माइनस P1। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं T2 माइनस TB अपॉन T1 माइनस TB इज इक्वल टू P माइनस P2 अपॉन P माइनस P1। और वी कैन से डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1। ये आपकी समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ डेल्टा T और डेल्टा P क्या है? शुद्ध विलायक की तुलना में डेल्टा T हो गया क्वथनांक उन्नयन और डेल्टा P हो गया वाष्प दाब अवनमन। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? डेल्टा TB क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट,
is directly proportional to delta P. हिमांक वाष्प दाब अवनमन, lowering in vapor pressure. Elevation in boiling point is directly proportional to the lowering of vapor pressure. अब हम जानते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए P माइनस पी एस अपॉन पी डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू, हमने निकाला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, या डेल्टा P इज इक्वल टू P इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. P को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो मल्टीप्लाई. अब यदि हम किसी नॉन विलायक की, ज्ञात विलायक की बात करें तो उसका अणुभार और क्वथनांक पर वाष्प दाब ये दोनों कांस्टेंट होंगे, यानी M कैपिटल M और कैपिटल P कांस्टेंट होंगे. तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, सॉरी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W. इक्वेशन नंबर 3. अब समीकरण 2 और 3 से, 3 ये 2 ये, हम जानते हैं कि डेल्टा P समानुपाती है डेल्टा TB के. तो डेल्टा TB इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W. डेल्टा TB भी समानुपाती होगा किसके, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W. और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक KB. डेल्टा TB इज इक्वल टू KB स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W. समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4. अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें KB जो है वो है विलायक का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट. अब यदि हमारे पास W अपॉन M इज इक्वल टू 1 हो, यानी N इज इक्वल टू 1 मोल और कैपिटल W 1 ग्राम हो, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W की वैल्यू 1 हो गई. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा KB. डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा KB. क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होगा. Boiling point elevation constant is equal to that elevation which is obtained when 1 gram mole non-volatile solute is dissolved in 1 gram solvent. यदि हम 1 ग्राम मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलें तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर होगा. अब यदि हम बात करते हैं W अपॉन M इज इक्वल टू 1 मोल, लेकिन कैपिटल W 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम है, तो डेल्टा TB किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा TB आ जाएगा 1000 इंटू KB. डेल्टा TB 1000 इंटू KB, फिर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W. स्मॉल m को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई कैपिटल W इंटू डेल्टा TB. समीकरण नंबर 5.
इक्वेशन नंबर 5, Kb जो है वो कहलाता है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक लिखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यह उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट is equal to the elevation in boiling point obtained when 1 gram mole non-volatile solute is dissolved in 1000 gram or 1 kilogram solvent। समीकरण 5 की सहायता से विलय के अणु भार की गणना की जा सकती है। इक्वेशन 5 is used to calculate the molecular weight of a solute। कैसे? Kb कांस्टेंट है सॉल्वेंट के लिए, स्मॉल w हमें मालूम है कितना सॉल्यूट लिया, कैपिटल W मालूम है कितना सॉल्वेंट लिया, और डेल्टा टीबी को हमें मेजर करना है। हाउ? सबसे पहले हम प्योर विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक निकाल लेंगे और फिर विलेन का क्वथनांक निकाल लेंगे। दोनों के क्वथनांक में अंतर हो जाएगा डेल्टा टीबी या क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात होने पर हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो ये था क्वथनांक उन्नयन और उससे अणुभार की गणना। अब फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या चौथा अनुसंख्यिक गुण है हिमांक अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको हम क्रायोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वी कम टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्रायोस्कोपी या हिमांक अवनमन। तो हम देखते हैं हिमांक अवनमन क्या है। किसी द्रव का हिमांक वो ताप होता है जिस पर उसकी ठोस एवं द्रव प्रवस्थाओं के वाष्प दाब आपस में बराबर हो जाते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल। हम जानते हैं कि ताप घटाने पर जब किसी का द्रव का वाष्प दाब घटकर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप पर वो द्रव अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। देखिए फिगर, इस चित्र में हिमांक के आसपास के तापमानों पर शुद्ध विलायक और उसके विलयनों के वाष्प दाब वक्रों को दिखाया गया है। हम जानते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है। अतः क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब वक्र, वेपर प्रेशर कर्व, शुद्ध वेपर प्रेशर कर्व से हमेशा नीचे रहेगा। तो ऊपर जो है वो है प्योर सॉल्वेंट, द्रव विलायक, फिर विलयन 1 और विलयन 2, जैसा कि हमने क्वथनांक उन्नयन में देखा था। शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है और जब हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो ये अपेक्षाकृत कम तापों पर ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट
हिमांक कम होता है, इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस चित्र में आप देखिए, चित्र के अनुसार TF, T1 और T2 क्रमशः क्या है? T शुद्ध विलायक, विलयन 1 और विलयन 2 के हिमांक, और P, P1 और P2 शुद्ध विलायक, विलयन 1 और विलयन 2 के वाष्पदाब। अब फिर हम यही जानते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए CF और DE रेखाओं को हम लगभग समानांतर सीधी रेखाएं मान सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन CF and DE are assumed to be parallel straight line। देखिए, अब यदि ये दो समानांतर रेखाएं, तो हम BCF और BDE इनको हम समरूप मान सकते हैं। किसको? BCF, ये देखिए BCF और BDE को समरूप मान सकते हैं। अब क्योंकि ये दोनों समरूप हैं, इसलिए क्या आ जाएगा मेरे पास? DE अपॉन CF इज इक्वल टू DE अपॉन CF। देखिए DE ये है, नीचे वाला है E, DE अपॉन CF इज इक्वल टू BE अपॉन BF। DE क्या है? सी DE TF माइनस T2, TF माइनस T2, और इसी तरीके से CF है, CF ये T2 TF माइनस T1, TF माइनस T1, BE P माइनस P2 और BF P माइनस P1, यानी डेल्टा T2 TF माइनस T2 क्या है? हिमांक में अवनमन सेकेंड विलयन के लिए, यानी डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1, इक्वेशन नंबर 1। इस समीकरण से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। हिमांक में अवनमन वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती होता है। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। राउल्ट का नियम क्या कहता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P माइनस PS अपॉन P, यानी डेल्टा P अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m कैपिटल W, या डेल्टा P इज इक्वल टू P इंटू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। अब हम जानते हैं कि किसी विलायक के लिए अणुभार यानी कैपिटल M और हिमांक पर दाब P कांस्टेंट होते हैं, इसलिए डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 से क्या आ जाएगा? डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W, और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m कैपिटल W, इक्वेशन नंबर 4। KF
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब उसी तरीके से जैसे हमने क्वथनांक उन्नयन में माना था, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू 1 मोल, n इज इक्वल टू 1 मोल, और कैपिटल W इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। हिमांक अवनमन स्थिरांक उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है जो 1 ग्राम मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर होता है। यानी अगर हम 1 ग्राम मोल को 1 ग्राम मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलेंगे तो जो हिमांक में अवनमन होगा वो हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट which takes place when 1 gram mole of non-volatile solute is added to 1 gram solvent. अब वही यदि n इज इक्वल टू 1 मोल है और कैपिटल W 1000 ग्राम है या 1 किलोग्राम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m कैपिटल W, और स्मॉल m निकालना है तो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 KF स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। समीकरण 5, इक्वेशन 5। m है विलय पदार्थ का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो समीकरण 5 की सहायता से हम विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि KF की वैल्यू कांस्टेंट है, स्मॉल w कैपिटल W में हमें मालूम है। यदि हम डेल्टा TF हिमांक अवनमन निकाल लें, कैसे निकाल लें, शुद्ध विलायक का हिमांक निकाल लें और विलयन का हिमांक निकाल लें, दोनों का जो अंतर होगा वो हिमांक अवनमन के बराबर होगा, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की सहायता से विलय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अणुभार किस तरीके से ज्ञात किए जा सकते हैं ये स्टडी किया। इन पर आपके न्यूमेरिकल बेस चाहते हैं, डाटा आपको दिया होगा, अणुभार पूछ सकते हैं या हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।